हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हमने स्पीसीज के बारे में देखा था। हमने देखा था स्पीसीज को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और हमने उसकी एक क्लासिफिकेशन देखा था कि हम किस तरह से स्पीसीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। वहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप के कंजर्वेशन में कौन कौन से स्पीसीज काम आते हैं हमने वो देखा था। तो उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन हम आज पहली स्पीसीज शुरू करते हैं जिसका नाम है इनवेजिव स्पीसीज। ओके, तो हमारे पास एक स्पीसीज है जिसका नाम है इनवेजिव स्पीसीज। ओके, इनवेजिव स्पीसीज तो क्या होता है? क्या आपने कभी सुना है इनवेजिव स्पीसीज? नहीं? ओके, ऐसी स्पीसीज जो कि बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती है। जब कोई किसी पर्टिकुलर आउट ऑफ एरिया जहाँ पे वो पर्टिकुलर स्पीसीज किसी नेटिव प्लेस पे वो स्पीसीज नहीं पाई जाती थी और आपने उसे बाहर से इंट्रोड्यूस कर दिया, तो उसे हम बोलते हैं इनवेजिव स्पीसीज। ओके, कई सारे नाम है इनवेजिव स्पीसीज को, हम और कई नामों से जानते हैं जैसे कि फॉरेन स्पीसीज, एलियन स्पीसीज, ओके, तो एक्सोटिक स्पीसीज। तो ये डिफरेंट टाइप के नेम है जिसे हम इनवेजिव को और भी नामों से जानते हैं। तो लिख देते हैं एक बार। इसे हम बोलते हैं क्या बोलते हैं? एक्सोटिक स्पीसीज। एक हो गया एक्सोटिक स्पीसीज। इसी को हम बोलते हैं एलियन स्पीसीज। एक्सोटिक स्पीसीज, एलियन स्पीसीज। है ना? तो ऐसे ही बहुत सारे नेम हमने बताए थे। ओके, तो किसी भी इन्वायरमेंट में ये बहुत ही तेजी से ग्रो करते हैं और जितने भी अदर स्पीसीज होते हैं उन सभी को ये बाहर निकाल देते हैं कंपटीशन से। और इसके बहुत ही डिस्टिंग्विश फीचर होते हैं। वो फीचर्स क्या है जिसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये स्पीसीज, ये पर्टिकुलर स्पीसीज इनवेजिव है। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ओके, तो पहली बात, ये जो इनवेजिव स्पीसीज होती है इनमें हाई ग्रोथ रेट पाई जाती है। हाई ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होती है इनकी? बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, दूसरी बात रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की रेट में वो भी ज्यादा होती है। बेसिकली मोस्टली ये लोग असेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को फेवर करते हैं। ठीक है, असेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन को ये फेवर करते हैं। इसी के साथ साथ इनमें एक स्पेशल कैरेक्टर है जिसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आप सबको शायद नाम से समझ में आ रहा हो। फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी मीन्स, प्लास्टिसिटी मीन्स क्या? टू बिकम फ्लैक्सिबल ना। प्लास्टिसिटी मतलब फ्लैक्सिबल हो जाना, और फिनोटिपिक हम बोल रहे हैं मतलब फिनोटिपिक अपीयरेंस। मतलब होता है क्या है कि ऐसी स्पीसीज को किसी भी इन्वायरमेंट में हम डालें तो ये उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ही तेजी से अपने फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि उनके इन्वायरमेंट में पाए जाने के डिफरेंट इन्वायरमेंट में अडाप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है। जिस इन्वायरमेंट में, जिस किसी भी इन्वायरमेंट में हम उसे डालेंगे तो वो उसी तरह से फिनोटिपिकली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। ओके, तो इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, जो कैरेक्टरिस्टिक होंगे वो बहुत ही तेजी से प्लास्टिसिटी पाई जाती है। ओके, इसके बाद ब्रॉड रेंज। ब्रॉड रेंज ऑफ स्प्रेड, स्प्रेड बोल सकते हैं। मीन्स कि ये बहुत ही तेजी से फैलते हैं। ओके, और यहाँ पे हमने एक बात की थी कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो बहुत ही तेजी से होता है। तो इसलिए हम इसको इसलिए हम एक और टर्म होता है हमारे पास जिसे हम बोल सकते हैं आर सेलेक्टेड। आर सेलेक्टेड एंड के सेलेक्टेड दो तरह की स्पीसीज होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, आर मीन्स रैपिडली और के मीन्स कांस्टेंट। So they are belonging to R selected species.
ओके, आर सेलेक्टेड स्पीसीज हो सकता है ये, ठीक। इसके बाद हाई रिप्रोडक्शन रेट हो गया, ग्रो बहुत तेजी से करते हैं। एक मेन पॉइंट जो हमने बोला था कि ये जो स्पीसीज होती है ये स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर। हमने पहले ही बात किया था कि स्पीसीज जितने भी होती हैं बहुत ही कंपटीशन की जो कैपेबिलिटी है दूसरे स्पीसीज को के ऊपर ओवरकम करने की, ये इनमें बहुत ही ज़्यादा होती है। इसलिए ये किसी भी कॉम्पिटिटिंग स्पीसीज को रिमूव कर देते हैं अपने पर्टिकुलर एरिया से। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक है मेन इन्वेजिव स्पीसीज की, जिसके बेसिस पे इन्हें इन्वायरमेंट में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। इसी के बाद एक और स्पीसीज आती है इन्वेजिव स्पीसीज के बाद, जिसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है ये कीस्टोन स्पीसीज। इसका भी इन्वायरमेंट में कीस्टोन स्पीसीज है, उसका भी इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट होता है, बट द कीस्टोन स्पीसीज हाउएवर इज डिफर फ्रॉम द इन्वेजिव स्पीसीज। हाउ? लेट अस चेक। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप इसे ले सकते हैं। ओके, सो लेट मी इरेज दिस। और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कीस्टोन स्पीसीज के एग्जाम्पल की बात करें तो अल्टरनेंथेरा हो गया, ओके। आगे की कोई भी स्पीसीज होते हैं। दूसरा लैंटेना हो गया, लैंटेना कैमेरा, जो बहुत ही कॉमन नेम है। ओके, फिर इकॉर्निया हो गया, है ना। और प्रोसोपिस हो गया, एक स्पीसीज है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रोसोपिस। तो ये सारी स्पीसीज है जो कि इन्वेजिव स्पीसीज में आती है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसे भी। चलिए ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज हो गया। अभी हमने एक स्पीसीज के बारे में बात की जिसको हम बोलते हैं कीस्टोन स्पीसीज। तो चलिए देखते हैं वो क्या होते हैं। कीस्टोन स्पीसीज, ओके। इसका कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपको एक चीज दिखाता हूँ। आई थिंक उससे आप बहुत ही ज़्यादा क्लियर समझ जाएंगे। ये आर्क लाइक स्ट्रक्चर है, आप सभी देख सकते हैं। और ये डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स हैं। ये एक आर्क बना हुआ है, ओके। और ये डिफरेंट टाइप के ब्लॉक्स हैं उसके। ये आर्क है, ओके। आर्क स्ट्रक्चर है स्टोन्स का बना हुआ। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो ये वाला स्टोन है, ये स्टोन जो सेंट्रल स्टोन है, ये सेंट्रल स्टोन, ओके। ये स्टोन, तो यहाँ पे जो सेंट्रल स्टोन है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। की स्टोन का जो कॉन्सेप्ट है वो इस आर्क से डेराइव हुआ है, ओके। तो अगर आपके सेंट्रल स्टोन को देखें तो इसके नंबर बहुत कम है। पहली बात, इसका नंबर देखिए 1 है। या तो अगर आपको इसे लेना तो आप ये दोनों को भी ले सकते हैं, बट आप इसे देखिए, इसका नंबर केवल 1 है। दूसरी बात ये कि इस पूरे आर्क में, इस पूरे पर्टिकुलर आर्क में, इस पर्टिकुलर स्टोन पे उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है जितना कि इधर के आर्क पे पड़ रहा है। क्यों? सही बात है। पहली बात ये कि इसका नंबर कम है। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर उतना प्रेशर नहीं पड़ रहा है जितना कि अदर इन सब में पड़ रहा है, ठीक। और तीसरी बात ये कि अगर आप इस आर्क से ये पर्टिकुलर स्टोन को गायब कर दें, अगर आप इस आर्क से ये पर्टिकुलर स्टोन को गायब कर दें तो आपका पूरा का पूरा आर्क क्या होगा? कोलैप्स कर जाएगा।
एग्री करते हैं? अगर आप इसको यहाँ से हटा देंगे, अगर आप इसको ये हटा देंगे तो ये आपका पूरा का पूरा आर्क जो बना हुआ है, पर्टिकुलर ये आर्क है, ये पूरा का पूरा गिर जाएगा। सही है ना? तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट बोलते हैं कि ऐसी स्पीसीज, इससे पहले फिर से बना देता हूँ। ओके ओके, ये हमारा हो गया सेंट्रल स्टोन, या तो हम इसी को बोल सकते हैं की स्टोन। की स्टोन यानी मेन स्टोन। ओके, तो यही इसी पर्टिकुलर आर्क के कॉन्सेप्ट से हमारा की स्टोन का कॉन्सेप्ट आया है। तो अब देखते हैं हमने कौन कौन से पॉइंट देखे थे की स्टोन स्पीसीज में क्या होता है। पहली बात, की स्टोन स्पीसीज जो होते हैं उनका इकोसिस्टम में ये लेस नंबर में होते हैं, लेकिन लेस नंबर में होने के बावजूद इसका इम्पैक्ट है, ऐसे स्पीसीज का इम्पैक्ट जो होता है वो इन्वायरमेंट में बहुत ही ज्यादा होता है। तो ऐसे इफेक्ट को हम डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट बोलते हैं। ओके, क्या बोलते हैं हम? डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट। आई थिंक इंक थोड़ी स्लो चल रही है, कोई बात नहीं, ओके चलेगा। तो पहला लेस नंबर में है, लेस नंबर में और हाई इम्पैक्ट, लेस नंबर हाई इम्पैक्ट। दूसरी बात क्या? डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनल इफेक्ट। ठीक, तीसरी बात क्या? ये इकोसिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में पूरे के पूरे स्ट्रक्चरल इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं। ओके, इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल, अगर कीस्टोन स्पीसीज की हम बात करें तो हम शेर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, टाइगर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टॉप प्रीडेटर जो पाए जाते हैं, कोई भी टॉप प्रीडेटर किसी भी फूड चेन में, हम उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज यहाँ पे ग्रासेस के ऊपर कौन फीड करेगा? हर्बीवोर। इस हर्बीवोर के ऊपर कौन फीड करेगा? कोई ना कोई कार्निवोर। ओके, कार्निवोर। और इसके ऊपर कौन फीड करेगा? टॉप प्रीडेटर। ओके, कोई भी फूड चेन इसी तरह से चलती है। तो होता क्या है, अब देखिए इसमें होता क्या है। अगर सपोज मैं टॉप प्रीडेटर, हमारा यहाँ पे सपोज टाइगर है, ठीक। अगर मैं इस इकोसिस्टम से टाइगर को हटा दूं तो क्या होगा? टाइगर को हटाने के बाद कार्निवोरस का नंबर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। टाइगर को हटाने के बाद ये जो कार्निवोरस, लोअर कार्निवोरस, तो इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, जब इनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो ये हर्बीवोरस का नंबर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा। सॉरी, ये बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, इनका नंबर ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। और जब इनका नंबर रिड्यूस हो जाएगा तो ग्रासेस का नंबर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इकोसिस्टम में एक डिस्टरबेंस आ गया। तो ये डिस्टरबेंस ना हो, इस चीज का ख्याल कौन रखता है? कीस्टोन स्पीसीज रखते हैं। और दूसरी बात है कि इनका नंबर जो होता है वो कम क्यों होता है? क्योंकि अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो ये खुद किसी भी इकोसिस्टम को डिमिनिश कर सकते हैं, इसलिए इनका नंबर कम होता है। और कम होने के बावजूद ये पूरे के पूरे इकोसिस्टम को मेंटेन करते हैं, किसी भी फूड चेन को, किसी भी इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ ऐसे ही बहुत से एग्जांपल कीस्टोन स्पीसीज के। एक हमारे पास एग्जांपल होता है सी ओटर का। सी ओटर होता है, ये फीड करता है सी अर्चिन पे, और ये सी अर्चिन जो है वो केल्प फॉरेस्ट पे फीड करते हैं। किस पे? केल्प फॉरेस्ट पे। ओके, ये एक फूड चेन है, ये भी एक तरीके का फूड चेन है। तो वो क्या है,
सी स्टोन जो होता है, ये सी ऑटर है, सी ऑटर, ये केल्प फॉरेस्ट के लिए की स्टोन स्पीसीज का काम कर रही है। इसके लिए की स्टोन स्पीसीज का काम कर रही है। कैसे? जब तक सी ऑटर प्रेजेंट रहती है तब तक सी अर्चिन का लेवल मेंटेन रहता है। ओके, सी अर्चिन का लेवल मेंटेन रहता है और सी अर्चिन जो है ये केल्प फॉरेस्ट को डैमेज नहीं कर पाती उतनी रेट से जितना करना चाहिए, क्योंकि सी अर्चिन जो है केल्प फॉरेस्ट के ऊपर फीड करता है। लेकिन होगा क्या, अगर आप इस सिस्टम से सी ऑटर को हटा दो, कम्प्लीटली हटा दो, तो क्या होगा, सी अर्चिन का नंबर जो होगा वो अबंडेंट हो जाएगा। सी अर्चिन का नंबर जो है वो अबंडेंट हो जाएगा। और जब सी अर्चिन का नंबर अबंडेंट हो जाएगा तो केल्प फॉरेस्ट का जो इक्विलिब्रियम सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, इसकी स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी डिमिनिश हो जाएगी, मतलब ये लॉस्ट हो जाएंगे, तो पूरा का पूरा फूड चेन क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो हाउएवर दे आर लेस इन नंबर, ऑल्दो देयर इम्पैक्ट्स आर मोर। ओके, समझ में आया? तो इसलिए हम इसे कीस्टोन स्पीसीज बोलते हैं। इसी का एक और एग्जांपल है, एक अफ्रीकन एलिफेंट। ओके, एक और एग्जांपल है इसका, अफ्रीकन एलिफेंट। ये क्या काम करता है, ये जो ग्रासलैंड होता है ना, वो ग्रासलैंड को ग्रासलैंड ही बनाए रहने देता है, मेंटेन ग्रासलैंड, मेंटेन ग्रासलैंड। वो कैसे होता, क्या है, जिस फॉरेस्ट में ये फीड करता है वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे हर्ब्स पाए जाते हैं। तो जब ये फीड करता है तो ड्यूरिंग द फीडिंग व्हाट हैपेंस, ये जितने भी हर्ब्स इसके बीच में आते हैं वो उसको कुचल देता है। ओके, उसको दबा के आगे बढ़ता जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जितने भी आपके हर्ब्स है वो कभी ट्री बन ही नहीं पाते। तो जब वो ट्री बनेंगे ही नहीं तो वो कभी ग्रासलैंड कभी फॉरेस्ट में डेवलप ही नहीं होगा। तो मीन्स ग्रास रिमेन्स ग्रासेस। ओके, ग्रासेस जो होंगे वो ग्रास में ही रहेंगे। तो मतलब क्या हुआ कि इसने ग्रासलैंड को ग्रासलैंड बना दिया। इसके बाद जब वो फीड करता है तो जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं ये डायरेक्टली उसके ऊपर फीड करता है और उसको तोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बड़े बड़े पेड़ बने भी रहते हैं, छोटे बहुत छोटे मोटे जो पेड़ बने भी हैं उनको भी इसने तोड़ दिया, तो कोई भी पेड़ वहां पे ग्रो नहीं कर पाता। तो इस तरह से ये पूरे के पूरे ग्रासलैंड को ग्रासलैंड ही बने रहने देते हैं। तो आई थिंक आपको कीस्टोन स्पीसीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में अगले स्पीसीज के कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।